आर्जिकल मेडिकल कॉलेज करीब 1886 से है, यानी 1886 में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की स्थापना मानी जाती है। यानी देश के काफ़ी पुराने हॉस्पिटल्स में से एक नाम आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का भी आता है। और इसी हॉस्पिटल में वो घटना होती है जिससे पूरे देश की हालत खराब हो जाती है। तो 8 अगस्त रात को 11 बजे एक ट्रेनी जिसकी उम्र 31 साल है, वो अपनी शिफ्ट कर रही होती है और करीब 36 घंटे से वो वहीं थी और अपनी शिफ्ट कर रही थी। पीजी ट्रेनी वो होते हैं जो मास्टर की डिग्री कर रहे होते हैं और साथ साथ ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। और सच बताऊं तो इनकी शिफ्ट काफ़ी लंबी चलती है, कभी 24 घंटे, कभी 36 घंटे, कभी 48 घंटे भी चलती है। इसमें आराम के लिए वो बीच में ब्रेक तो ले सकते हैं, पर अगर किसी का कॉल वगैरह आता है और उन्हें बुलाया जाता है तो फिर वो दोबारा शिफ्ट पर जाते हैं। तो रात को जब ये ट्रेनी हॉस्पिटल में राउंड पर थी, उससे कुछ देर पहले ही उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, बात की, गुड नाइट बोला और वापस अपने राउंड पर निकल गई। वो पूरा राउंड कंप्लीट करके 2 बजे के आसपास फ्री होती है और फिर 4 कलीग्स के साथ वो डिनर करती है। इनमें से एक इंटर्न, एक हाउस स्टाफर और 2 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थे। अब वो 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल में खाना खाते हैं। ये सेमिनार रूम काफ़ी बड़ा था, इसमें करीब 45 से 50 लोग आराम से बैठ सकते थे। इस सेमिनार रूम में जाने के लिए 3rd फ्लोर की लिफ्ट से बाहर आकर एक कॉरिडोर पड़ता है जहाँ CCTV कैमरा लगा है, लेकिन सेमिनार रूम के अंदर कोई भी कैमरा नहीं था। अब जब ये सब डिनर कर लेते हैं तो क्योंकि इसने अपने राउंड को कंप्लीट कर लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी, तो ये वहीं रुक कर आराम करने लगती है और बाकी सब चले जाते हैं। इसके बाद एक इंटर्न इनके पास आता है करीब रात को 3 बजे और एक रिपोर्ट इन्हें दिखाता है। वो रिपोर्ट ये देखती है और उसके बाद वापस सो जाती है। बस यही एक लास्ट टाइम था जब इनको जिंदा देखा गया था। और फिर आता है नेक्स्ट डे करीब सुबह 7:30 बजे। इसी ट्रेनी की बॉडी मिलती है इसी हॉल में और बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा चोटों के निशान थे। उनकी बॉडी पर बस कुछ ही कपड़े थे और उनकी आंखों से और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। सुबह 10:50 पर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट उस लड़की के घर पर कॉल करते हैं और सिर्फ इतना बोलते हैं कि आपको ना जल्दी हॉस्पिटल आना होगा क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है। इसके करीब 20 मिनट के बाद दोबारा कॉल जाता है और वही बंदा कॉल करता है जिसने पहले किया था और फिर बोलता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि करीब 3 घंटे तक उनके पेरेंट्स को वेट करवाया जाता है सिर्फ अपनी बेटी को एक बार दिखाने से पहले। मतलब 3 घंटे तक किसी के पेरेंट्स को रोक के रखना, ये सब क्या है। और उसके बाद भेजा भी तो इस तरह से कि सिर्फ उनके पिताजी को अंदर भेजा गया और बोला कि आप बस अंदर से एक फ़ोटो लेकर तुरंत बाहर आ जाइए। और जब उसके पिताजी ने अपनी बेटी को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा बिखर गए। उन्होंने बहुत हिम्मत करके बोला कि मेरी बेटी का रेप और मर्डर हुआ है, हम उसे वापस लेकर नहीं आ सकते, लेकिन हमें न्याय तो ज़रूर मिलना चाहिए। इसके बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं और ये भी बोला जाता है कि ममता बनर्जी ने फैमिली से बात की है और उन्हें न्याय दिलवाने का वादा किया है। लेकिन भाई उसी दिन ये सब खबर बहुत तेजी से फैलती है और हॉस्पिटल के आसपास लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा प्रोटेस्ट करने लगता है, जल्दी से जल्दी न्याय करने को बोलने लगते हैं। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी भी थे जो ये बोल रहे थे कि इनकी ऑटोप्सी होनी चाहिए। इसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगते हैं। 9 अगस्त को एक पुलिसकर्मी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब क्योंकि वो नियर के हॉस्पिटल में थे तो वहां से वो जल्दी वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां एक पूरी टीम आती है जिसमें होमिसाइडल विंग के डिटेक्टिव भी थे। सुबह 11:30 बजे फोरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर जो केस रजिस्टर हुआ वो होता है अननेचुरल डेथ का, लेकिन जब फैमिली ने उनको फोर्स किया तो केस में बदलाव किया गया और केस को बनाया गया रेप और मर्डर केस। इसके बाद हॉस्पिटल के सारे CCTV को खंगाला जाता है। अब इस रात को करीब 5 लोग थे जो नाइट शिफ्ट पर थे और इन्हीं 5 को अलग अलग रूम में बैठाकर एक एक करके पूछताछ की जाती है। अब क्योंकि उन सभी की बातें एक जैसी थी तो पुलिस के शक से ये लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब पुलिस ये सब चेक कर रही थी तो एक बंदे पर फोकस जाता है जो सुबह 4 बजे शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनकर 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल के आसपास घूम रहा था। उसके कंधे पर ब्लूटूथ ईयरफोन लटक रहे थे। तो इस बंदे की फुटेज जब बाकी सबको दिखाई गई तो हॉस्पिटल के एक काम करने वाले शख्स ने उसे पहचान लिया। इसका नाम है संजय रॉय। नाम पता चलने के बाद उसके सेलफोन को ट्रैक किया गया और जब लोकेशन मिली तो कोलकाता में ही एक पुलिस बैरक है, वहां पर वो था। तो अगले दिन 10 अगस्त को एक टीम वहां के लिए निकलती है और इधर जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो क्राइम सीन पर पुलिस को ब्लूटूथ ईयरफोन पड़े मिले थे। तो जब संजय को पकड़ा जाता है तो उससे पूछते हैं कि तेरे ईयरफोन कहाँ पर है, तो बोलता है कि वो तो खो गए। लेकिन पुलिस संजय के फ़ोन से उसके ब्लूटूथ को ऑन करती है तो वो ऑटोमेटिकली इस ईयरफोन से कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ क्राइम सीन से जो ब्लूटूथ पुलिस को मिले थे वो उसके फ़ोन से कनेक्ट हो गए थे। इसके बाद पुलिस संजय को उठा लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है।
संजय से पता चला कि जिस दिन ये सब हुआ तो उस रात को जब वो हॉस्पिटल में गया तो वो काफ़ी नशे में था, लेकिन 11 बजे वो वहाँ से निकल गया था और फिर उसने दोबारा शराब पी और रात को करीब 4 बजे वो वापस आता है। अब संजय से पुलिस को कन्फेशन तो मिल गया, लेकिन इसके साथ पुलिस ने कुछ सबूत भी इकट्ठे किए, जैसे संजय की बॉडी पर खरोचों के निशान थे और उस लड़की के नाखूनों से जो स्किन सैंपल मिले थे उसका डीएनए संजय के डीएनए से मैच करने के लिए भेजा गया है। और अगर हम बात करें कि संजय रॉय है कौन, तो भाई कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से संजय को उसके घर वाले, जैसे उसकी माँ, बहन, यहाँ तक कि उसके आस पड़ोस के लोग भी कलंक मानते हैं। उसकी 2 बहन हैं, एक बड़ी बहन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और दूसरी बहन सिविक वॉलंटियर है। उसकी बहन ने तो उसके बारे में बात तक करने से मना कर दिया था। संजय ने कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को 2019 में ज्वाइन किया था। इसमें वो सिविक वॉलंटियर की तरह काम करता था। सिविक वॉलंटियर एक तरह से पुलिस की मदद करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और एक महीने के 15 से 20 हज़ार कमा लेते हैं। ये लोग कोलकाता पुलिस में शामिल नहीं होते, लेकिन संजय अपने आप को कोलकाता पुलिस में नहीं मानता था। संजय आरजीकर हॉस्पिटल में 2 साल पहले खाना बनाने का काम करता था, लेकिन उसके बाद वो अचानक वहाँ से गायब हो गया और फिर वो अचानक वापस आ गया। हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ मेंबर बोलते हैं कि संजय वहाँ आता रहता था और वो प्रिंसिपल संदीप घोष के काफ़ी क्लोज था और वो इस जान पहचान का फ़ायदा उठाता था पेशेंट से पैसे लेकर। वो उनको बोलता था कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको हॉस्पिटल में आसानी से भर्ती करवा दूंगा। संजय पुलिस की हिरासत में तो है, पर अभी कोई भी फैसला पुलिस की तरफ से नहीं आया है। संजय पर पहले भी पुलिस कंप्लेंट हो रखी है, जैसे 13 मई 2023 को उसकी वाइफ ने एक कंप्लेंट की थी कि वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी और संजय ने उनको काफ़ी मारा था। उसके पहले 8 अगस्त 2022 को भी एक ऐसी कंप्लेंट की गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला, बल्कि वो तो सिविक वॉलंटियर बन के पुलिस के साथ काम करता रहा। देखो, बीवी को मारना, औरतों को कुछ ना समझना, ये बिहेव रेपिस्ट में कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है। अब संजय तो पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि किसी एक का ये काम नहीं है, इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं और जो बाकी लोग इस केस में शामिल है उसे कोलकाता पुलिस छुपा रही है। क्योंकि ऐसा बोला गया था कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो डिटेल सामने आई थी उसमें ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 लोग शामिल हैं। कोलकाता के सीके बिरला हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बताया कि जितनी रिपोर्ट उन्होंने देखी है और पढ़ी है उसके हिसाब से इस केस में 1 से ज़्यादा लोग शामिल हैं। इसीलिए पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, लोग जिस चीज़ पर भड़के थे वो ये था कि सरकार ने उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को यहाँ से ट्रांसफ़र क्यों किया, जबकि उसकी स्टेटमेंट के हिसाब से उसको रिज़ाइन देना चाहिए था। उन्होंने बोला था कि लड़की को इतने टाइम में सेमिनार रूम में घूमना ही नहीं चाहिए था। ये स्टेटमेंट के बाद प्रिंसिपल पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनने लगा कि उन्हें रिज़ाइन देना चाहिए, और जब प्रिंसिपल ने रिज़ाइन किया तो सरकार ने वो रिज़ाइन एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि उन्हें किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जहाँ पर भी वो प्रिंसिपल की पोस्ट पर ही थे। आरजीकर हॉस्पिटल को लेकर काफ़ी लोगों के हिसाब से ऐसा भी बोला जाता है कि ये प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा करप्ट बंदा था। मतलब किसे पास करवाना है और किसके मार्क्स कम करवाने हैं, मतलब वहाँ जो भी काम होता था उसमें वो अच्छे खासे पैसे लेकर वो काम करवाता था। तो जब उसको ट्रांसफ़र कर दिया तो लोगों का भरोसा कोलकाता पुलिस से डगमगाने लगा। तो फिर सरकार ने इस केस को सीबीआई के हाथों में ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें काफ़ी सारे मुद्दे कोर्ट में उठाए गए कि ये केस सीबीआई के पास जल्दी से जल्दी क्यों जाना चाहिए, जिसमें कुछ मुद्दे ये थे कि क्यों बताया गया कि ये केस सुसाइड का है और क्यों परिवार को 3 घंटे तक वेट करवाया गया, और जब आपको दिख रहा है कि लड़की का मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, तो फिर आपने इसको अननेचुरल डेथ रजिस्टर क्यों किया और फिर संदीप घोष को टर्मिनेट करने की बजाय ट्रांसफ़र क्यों किया गया। ये सब सुनने के बाद ये केस सीबीआई के हाथों में भेज दिया गया। लेकिन अभी तो सीबीआई ने अपना काम शुरू भी नहीं किया था और फिर एक वीडियो सामने आया जिसमें सेमिनार के पास वाला रूम तोड़कर उसे फिर से रेनोवेट किया जा रहा था। मतलब अभी कुछ दिन पहले इतना बड़ा हादसा आपके हॉस्पिटल में हुआ है और उसी फ्लोर पर सीबीआई भी आने वाली है और उसी फ्लोर पर आप तोड़ फोड़ कर रहे हो। ये चल क्या रहा है? इन सब की वजह से पूरे देश में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट होने लगे। लेकिन 14 अगस्त की रात को करीब 12 बजे के बाद आरजीकर हॉस्पिटल में काफ़ी वायलेंस वगैरह देखने को मिला। हॉस्पिटल में काफ़ी तोड़फोड़ होने लगी और डॉक्टर्स को वहाँ से भागना पड़ा। कुछ प्रोटेस्टर ने बताया कि ये लोग जो तोड़फोड़ कर रहे थे वो प्रोटेस्ट में शामिल भी नहीं थे। ये लोग ट्रक में बैठकर अलग से आए थे और फिर आकर तोड़फोड़ करने लगे। और जब ये सब बातें उठने लगी तो हर पार्टी किसी दूसरी पार्टी पर दोष डालने लगी कि ये लोग उस पार्टी के हैं, और सामने वाली पार्टी बोलती कि नहीं, ये तो उन्होंने भेजे हैं। असल बात यह है कि इन सब चीज़ों की बजाय हमें देश में बदलाव की नीड है। हमारे पास कानून तो है, लेकिन वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उसे बदलने की नीड है। हमें वो लोग पकड़ने की नीड है जो ये सब कर रहे हैं। हैदराबाद वाले केस में जो एनकाउंटर हमें देखने को मिला था उसके बाद भी रेप हुए हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोर्ट ने तुरंत फैसले नहीं किए, पुलिस ने बंदे नहीं पकड़े, और ये दिक्कत है। हमें एजुकेशन, कोर्ट और एक कानून व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है हमें कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव करने चाहिए? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।